पिछली चर्चा में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशों ने पंजाब का अधिग्रहण किया, कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पूरे उत्तर भारत और दक्षिण के भी क्षेत्रों में उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। तो आज हम देखेंगे कि जब उन्होंने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की, राजनीतिक और आर्थिक सत्ता स्थापित की, तो उसके साथ साथ उन्होंने अपनी सत्ता को वैधता देने के लिए बहुत सारे ऐसे विचार प्रस्तुत किए जिससे ये सिद्ध होता था कि उनकी जो भारत पर सत्ता है वो एक तरीके से उसको वो वैधता देना चाहते थे। तो हम ये देखते हैं कि जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण था, भारतीय व्यवस्था, भारतीय सामाजिक राजनीतिक जो भी व्यवस्था थी, उसके संदर्भ में अगर हम देखते हैं कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या था, तो हम देखते हैं कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण में बदलाव दिखाई देता है जब ब्रिटिश आप कह लीजिए कि शक्ति भारत में उतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थी। जब वो प्रारंभिक अवस्था में थी, जब वो भारत में आई और जब उन्होंने राजनीतिक सत्ता हासिल करनी शुरू की, तो उनको जो प्रतिरोध था, क्षेत्रीय प्रतिरोध था, उसका सामना करना पड़ रहा था और छोटे मोटे क्षेत्रीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। तो उसके लिए उन्होंने जो दरबारी कह लीजिए कि दरबार के जो कर्मचारी थे और ऊंचे पदों पर जो दरबार में रहने वाले अधिकारी वर्ग था, उससे उन्होंने संबंध स्थापित किए। धीरे धीरे उन्होंने जो क्षेत्रीय प्रतिरोध था उसको काउंटर किया, उसको धीरे धीरे उन्होंने उनको हराना शुरू किया और जब वो एक मजबूत स्थिति में आ गए तो कैसे उनकी विचारधारा में बदलाव दिखाई देता है। तो जो प्रारंभिक अवस्था है, जब ब्रिटिश शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी भारत में, तो उन्होंने भारतीय व्यवस्था को, भारतीय समाज, संस्कृति, भाषा, हर चीज को समझने का प्रयास किया और उस विचारधारा को एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है प्राच्यवादी दृष्टिकोण। तो प्राच्यवादी दृष्टिकोण, ब्रिटिशों ने ये कहा कि अगर हमको भारत में सत्ता स्थापित करनी है तो हमको भारत की समाज, भारत की राजनीति, भारत की संस्कृति सबको समझना पड़ेगा और उसके लिए हमको भारतीय साहित्य, धर्म या जितनी भी भारत की कानून संबंधी किताबें हैं उन सब का अध्ययन, खासकर जो संस्कृत में थी, क्योंकि भारतीय समाज उस समय संस्कृत जो धार्मिक ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथों द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्था से संचालित होता था, तो उन सब का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये प्राच्यवादी दृष्टिकोण ये बताता है कि भारतीय साहित्य और भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं और भारतीय जितनी भी समाज का अध्ययन करना, भारतीय जो भाषाएं हैं उनको सीखना, है ना। तो भारतीय भाषाएं सीख करके ही आप अनुकूलित हो सकते हैं भारत में, आप सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं भारत के लोगों के साथ। अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे तो उतना ज़्यादा आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये प्राच्यवादी दृष्टिकोण प्रारंभिक अवस्था में देखने को मिलता है, जो जब आप कह लीजिए कि जब वो उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे ब्रिटिश। लेकिन जब उन्होंने क्षेत्रीय जो प्रतिरोध था उसको उन्होंने काउंटर किया, उससे उन्होंने उस पर जीत हासिल की, उनको हराया और बड़े क्षेत्र पर जब उन्होंने कब्जा किया और एक मजबूत स्थिति में आ गए, तो हम देखते हैं कि ये जो प्राच्यवादी दृष्टिकोण है उससे उनका जो बदलाव दिखाई देता है उनके विचारधारा में, जो उन्होंने अपनाया था भारतीय व्यवस्था के प्रति, और वो दिखाई देता है भारत का पश्चिमीकरण करना। जैसा कि जेम्स मिल, जो पश्चिमीकरण के बहुत बड़े समर्थक हैं, वेस्टर्नाइजेशन बहुत बड़े समर्थक हैं जेम्स मिल, वो इस बात की बड़ी प्रशंसा करते हैं अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश भारत का पश्चिमीकरण कर रहे हैं, खास करके विलियम बेंटिंग और लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने शैक्षिक सुधार किए और कानून संबंधी सुधार लेकर के आए, उन्होंने पश्चिमी कानून व्यवस्था और जो पश्चिमी विज्ञान, तकनीकी, पश्चिमी विचारधारा जिसमें व्यक्तिवादी विचारधारा, स्वतंत्रता, इन सब दार्शनिक विचारों को कहा कि भारतीयों को सीखना चाहिए और वो व्यवस्था लागू की।
शैक्षिक सुधार किए, उसकी उन्होंने बड़ी तारीफ की कि ब्रिटिश जो है भारत का पश्चिमीकरण कर रहे हैं और भारत को एक नया वेस्ट बना रहे हैं, नया पश्चिम बना रहे हैं, इसकी वो तारीफ करते हैं। तो अगर हम प्राच्यवादी शुरुआती दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्वान, जैसे एक बहुत बड़े विद्वान है विलियम जोन्स, जिन्होंने भारत में रह करके भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, अरबी सीखी, संस्कृत सीखा। इन्होंने ही अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें जज भी रहे हैं, और जब ये जज के पद पर थे तो इनको बहुत लाभ मिला भारतीय भाषाओं को, जो इन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। जब कोई भी मामला आता था, जैसे विवाद उत्तराधिकार को लेकर के विवाद आ जाता था कि पिता की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार है बच्चों में किस हिसाब से बांटा जाएगा संपत्ति, तो ये धार्मिक जो हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में जिस प्रकार के उत्तराधिकार के नियम दिए होते थे उनके हिसाब से ये न्याय में उसका प्रयोग करते थे। तो और आप देखिए कि प्राच्यवादी दृष्टिकोण, तो विलियम जोन्स की जो हम बात करते हैं, कलकत्ता में उत्तर भारत में ऐसे ही एक व्यक्ति थे मैकेंजी, जो दक्षिण भारत में मद्रास के सर्वेयर भी थे ये, तो वो भी एक प्राच्यवादी विद्वान है, कॉलिन मैकेंजी जिनका नाम था। तो ये इन लोगों ने बहुत योगदान दिया प्राच्यवादी अध्ययन में। और आप देखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की गई। उसमें जो अधिकारी वर्ग होता था, ब्रिटिश अधिकारी वर्ग होता था, उसको भारतीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाता था और उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो भारतीय भाषा सीखे, भारतीय धर्म ग्रंथों हर चीज़ का ज्ञान रखे, तभी वो उपयोग कर पाएगा अपने शासन में इसको। तो ये दृष्टिकोण दिखाई देता है। इसके अलावा आप देखें तो जो शुरुआती अधिकारी वर्ग आया, जो बहुत ज़्यादा ऊंचे बैकग्राउंड का नहीं होता था, अच्छे मतलब आप कह सकते हैं कि उस स्तर का नहीं होता था, उतने अभिजात वर्ग का नहीं होता था अधिकारी वर्ग, जिसको शुरुआती दौर में कंपनी वाला कहा जाता था। वो लोग आए और उन्होंने इसी दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित किया। वहाँ यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह किया और भारत की, इसीलिए वो भारतीय भाषाओं को सीखा, इसीलिए वो अनुकूलित हो पाए, सामंजस्य स्थापित कर पाए। लेकिन बाद में जब हम देखते हैं कि जब वो मजबूत स्थिति में आ जाते हैं, ब्रिटिशर जब पश्चिमीकरण करना शुरू कर देते हैं, तो और उस समय जो अधिकारी वर्ग आता है उसने पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया, उसने किसी भी प्रकार का इन सब चीज़ों पर जो प्राच्यवादी दृष्टिकोण है उस पर ध्यान नहीं दिया। तो विलियम जोन्स ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा। उन्होंने भारतीय इतिहास की तुलना कहा कि एक तरीके से आप देखिए तो यूरोपीय अतीत और भारतीय अतीत मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि जो भारतीय संस्कृति है, अगर आप उसके देवी देवताओं और ईश्वर को देखिए, और जो रोमन और यूनानी संस्कृति है उसके देवी देवता, ये एक रूपता दिखाई देते हैं। तो उन्होंने इसकी बात की, संस्कृति में समानता स्थापित की, ब्रिटिश या यूरोपीय संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में समानता स्थापित की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भाषा समूह है वो भी एक ही भाषा समूह है। भारत भी इंडो यूरोपीय भाषा समूह की भाषा का प्रयोग करता है, यूरोपी भी इंडो यूरोपीय भाषा समूह को। तो इस तरीके से उन्होंने समानता स्थापित की। तो ये प्राच्यवादी दृष्टिकोण एक तरीके से, ये एक व्याख्या है प्राच्यवादी दृष्टिकोण की। एक और व्याख्या ये की गई, प्राच्यवादी जो अध्ययन किया गया उसको एक तरीके से भारतीयों को हीन दिखाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीयों के पास अपनी कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ पर निरंकुशता हमेशा रही है, और जो शासन रहा है राजा का उसमें लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहा है, ना ही मौलिक अधिकार रहे हैं, ना ही संपत्ति के अधिकार रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं किया और नहीं दिया गया। और भारतीय जो हैं हर मामले में, चाहे वो बुद्धि के मामले में हो, विज्ञान तकनीक के मामले में पिछड़े हुए हैं, कल्चर के मामले में पिछड़े हुए हैं, उतने ज़्यादा सभ्य नहीं है और विकसित नहीं है जितना कि हम लोग हैं, जितना कि हम ब्रिटिशर्स या जितना कि यूरोपीय लोग ज़्यादा, खास करके जो ब्रिटिश हैं वो जितना ज़्यादा शिक्षित, योग्य और विकसित हैं उतना ज़्यादा हम नहीं, उतना ज़्यादा सभ्य हम भारतीय नहीं हैं। तो वो एक प्रकार से भारत का सभ्यताकरण कर रहे हैं पश्चिमीकरण के माध्यम से। तो ये निंदा की गई। उन्होंने कहा भारतीयों को कानून का कोई ज्ञान नहीं है। हालांकि जो प्राच्यवादी दृष्टिकोण, जैसे मैंने आपको बताया, विलियम
जोन्स और एक व्यक्ति जो वारेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भारतीयों को कानून का ज्ञान नहीं है। अगर हम भारतीयों के कानून को समझना चाहते हैं तो उनकी भाषा को, उनके जो धार्मिक साहित्य है उसको समझना पड़ेगा। और इसी के लिए मैंने आपको बताया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और बाकायदा भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, भारतीय भाषाओं को समझने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर ही विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की ताकि प्राच्यवादी अध्ययन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सारी बातें हम देखते हैं जो प्रारंभिक दौर में दिखाई देती हैं ब्रिटिश शासन की। लेकिन जब पश्चिमीकरण करना उनकी विचारधारा बन जाती है, तब हम देखते हैं कि वो इसी जो प्राच्यवादी अध्ययन था उसका इस तरीके से, जो निगेटिव मैंने आपको बताया एस्पेक्ट की, किस तरीके से उन्होंने भारतीय आप कह लीजिए कि भारतीय जो चित्र है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हालांकि हमारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए उन लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप क्या हमको सिखाएंगे, आप हमको क्या पढ़ाएंगे। जो नई शिक्षा व्यवस्था उन्होंने लाई, पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था, उन्होंने कहा आप हमको क्या सिखाएंगे, आप ऐसा क्या बताना चाह रहे हैं हमको जो हमारे पास नहीं है। आप कह रहे हैं हमारे पास कोई लोकतांत्रिक परंपरा नहीं रही है। उन्होंने भारतीय इतिहासकारों ने बताया, राष्ट्रवादियों ने, कि आप चाहे वैदिक सभ्यता में देख लीजिए, सभा और समिति दो संस्थाएं होती थी, उसमें लोकतांत्रिक परंपरा का प्रयोग किया जाता था। महाजनपद काल में उन्होंने गणराज्यों का जिक्र किया। तो इस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया कि हमारे पास लोकतांत्रिक परंपरा रही है। आप कानून की बात करते हैं, हमारे पास पूरा का पूरा मनुस्मृति और बहुत सारी कानून पद्धतियों की बात की जो धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत है। तो इस तरीके से उन्होंने विरोध प्रस्तुत किया उनकी विचारधारा का। और ब्रिटिश जिस बात को कहते थे कि ये हमारे यूरोपीय विशेषता है, ये हमारे पश्चिमी विशेषता है, तो भारतीय राष्ट्रवादी विद्वानों ने कहा कि जिन बातों को आप पश्चिमी बता रहे हैं वो सारी बातें हमारे भारतीय समाज में अतीत में विद्यमान हैं, बस अभी वो अस्तित्व में ऐसा नहीं कि नहीं है, बस वो सोई हुई हैं, उनको जागृत करने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ खास नहीं, ये हमारे विद्वानों का प्रतिरोध रहा है। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा का